नमस्कार साथियों, मैं डी कुमार आपका ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने संविधान का विकास। और यह संविधान का विकास जो हम लोग पढ़ेंगे ये मास्टर वीडियो सीरीज है और मास्टर वीडियो सीरीज का यह पहला वीडियो है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पूरे संविधान का विकास कैसे हुआ उस चीज़ को पढ़ेंगे। इसके अलावा संविधान के कुल कितने भाग हैं इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं उन सभी अनुच्छेदों को और उसमें दिए गए प्रावधान को हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए कि ज्ञानालय चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इसमें आपको लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम से जुड़ने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको यह पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा और इसे आप डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं या इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। मित्रों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और यह मास्टर वीडियो है, देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगता है। पहला वीडियो शूट हो रहा है। आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रावधान। मित्रों, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस एक्ट के तहत? तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई किस प्रावधान के तहत? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो वह है 1937 में। यह न्यायालय स्थापित जो किया गया साथियों, ये 1937 में किया गया संघीय न्यायालय, यानी कि संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट समझिए। और इसके प्रावधान का वर्णन जो किया गया था 1935 के अधिनियम में किया गया था। 35 के अधिनियम में इसके प्रावधान किए जाने का जो है स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया और यह स्थापित किया गया 1937 में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत साथियों इसे अनुमति दी गई थी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की। आगे देखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो यहाँ पर देखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रावधान देखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां दी गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। आगे देखिएगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? यानी कि भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय विधायिका कब बनाई गई? तो साथियों 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। इसको आप याद कैसे करेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्था? तो जैसे आप देख रहे हैं 1919, इसको दो भाग में डिवाइड करिए 1919, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा द्विसदनीय। ठीक है, 219 दो सदनीय। आप याद रखिएगा, इससे तो आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रावधान साथियों। इसमें देखिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, यानी कि अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति महोदय, वह शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो वह शक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। आगे देखिएगा, भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किस एक्ट ने बनाया? तो वह एक्ट है चार्टर एक्ट 1833।
आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रावधान है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। तो वह अधिनियम जो है साथियों 1935 का अधिनियम है, जिसके तहत भारत को एकीकरण करने का प्रयास किया गया, यानी कि एक संघीय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया भारत में। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया। द्वैध शासन प्रणाली क्या है, इसके ऊपर हमने विस्तृत बताया है, जो है डिस्कशन किया है, तो उसको आप लोग इसके पहले वाला जो वीडियो सिविल वाला है उसको आप लोग देखिएगा। साथियों यह वीडियो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह टेट और जो है पेट हो गया, इसके अलावा सीजीएल हो गया, इसके अलावा आरओ एआरओ हुआ, जितने भी वनडे एग्ज़ाम के जीएस हैं उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों आगे हम लोग देखते हैं प्रावधान को। आगे है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था। तो वही बात है, यही जो यहाँ पे हमने कहा, तो वो ही 1935 में। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ साथियों गवर्नर जनरल के पास थीं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं ये चीज़ जान लीजिएगा। जैसे आपके घर में कुछ विषय हैं जिस पर आप और पापा दोनों लोगों में डिवाइड होते हैं कि ये काम आपको करना, ये काम आपको करना। दोनों लोगों में डिवाइड तो हो गए, कुछ विषय थे जो कि सामने दिख रहे थे, कुछ विषय ऐसे भी थे जो कि आप दोनों के सूची में नहीं शामिल था और वह विषय बाद में कभी आता तो उसे अवशिष्ट कहा जा सकता है। और वो अवशिष्ट शक्ति जो होगी वह किसके अंतर्गत आएगी, तो वह पापा के अंतर्गत आएगी, यानी कि उस पर अगर कानून बनाना होगा तो पापा के अंतर्गत वो कानून बनाने का अधिकार होगा। वही चीज़ें यहाँ पर भी जानिए। वैसे सेम है कि सभी ये विषयों को बांट दिया गया, बांटने के बाद शेष जो बच्चे होंगे वो कभी आए अगर तो वह अवशिष्ट होंगे, वो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। आगे देखते हैं साथियों। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है। कौन सा अवयव ऐसा है जो कि इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान 1935 में नहीं दिया गया साथियों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थीं, तो वह है गवर्नर जनरल को। और भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ अस्थायी अवयव कौन सा नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान की अवधारणा ये नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, बर्मा भारत से कब अलग हुआ, यानी कि म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो यह जो हुआ अलग 1935 के अधिनियम के तहत अलग हुआ था। ये नेक्स्ट वाला जो आ रहा है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आ चुका है कि 1937 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बनाया था। तो साथियों 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था, या प्रस्ताव किया था किसने, क्रिप्स मिशन ने किया था। इसको याद रखिएगा साथियों। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर इल्बर्ट बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें भारतीय जजों को भी ये अधिकार दिया गया कि अब भारतीय जज भी अंग्रेज़ों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अंग्रेज़ों द्वारा बहुत विरोध किया गया और बाद में इस प्रावधान को वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा साथियों कि इल्बर्ट बिल क्या था। तो इसमें अदालतों की डांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था।
ठीक है साथियों, इस तरह से इसके आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रावधान है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई थी, एक सदस्य पर कितना जनसंख्या थी, तो यहाँ पर है 10 लाख, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्धारित किया गया था। आगे देखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित किया गया था उसके उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा साथियों, मित्रों यदि आप ज्ञानालय पर नए हैं, अभी नए विजिटर हैं, तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा आसानी से डाउनलोड करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो संविधान की रचना के लिए पहली बार जो विचार प्रस्तुत किया वो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग साथियों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यानी कि जो संविधान सभा में सदस्य जो गए थे उनका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा ना चुन करके जो विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाएं जो थीं, उनके द्वारा, उन विधायकों के द्वारा ही चुन लिया गया था। किसको, ये जो संविधान बनाने वाले सदस्य थे उन सबको। तो आगे हम लोग देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रावधान है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था, तो वही बात है, प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की निर्मात्री सभा में जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रावधान है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया साथियों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा में प्रस्तावना पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो यहाँ पर साथियों कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 12 अधिवेशन हुए थे, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, भारतीय संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो साथियों HC मुखर्जी थे। कौन थे, HC मुखर्जी। आगे देखिएगा, प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे, प्रारूप समिति जो थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके समिति में मात्र एक ही कांग्रेसी सदस्य थे और वो सदस्य थे KM मुंशी। आगे देखिएगा,
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। आगे देखिएगा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय वाले के सरदार पटेल थे, संघीय वाले के जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपको उत्तर मिल गया, जो अभी हमने क्वेश्चन आपसे किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अंबेडकर भी थे। और इसमें से एकमात्र थे कांग्रेस के सदस्य, और वो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। ठीक है साथियों, आप इसको याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यकों हेतु जो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिएगा, भीमराव अंबेडकर के अलावा संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अभी अभी हमने बताया आपको कि 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें से एक अंबेडकर थे। तो यहाँ पर अंबेडकर को निकाल करके पूछ रहे हैं कि कितने सदस्य और थे भीमराव अंबेडकर के अलावा? तो 6 सदस्य और बचेंगे। आगे देखिएगा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने तैयार किया था। एक बार साथियों प्रारूप तैयार हो चुका था जो कि फेल हो गया। बाद में प्रारूप तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था, और बी.एन. राव को उसमें सलाहकार बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। संविधान निर्मात्री परिषद को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए, इसलिए उनका नाम बार बार आ जाता है। आगे देखिएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब यहाँ पर साथियों थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों 26 जनवरी 1950 जो ये दिन है, इसमें से 26 जनवरी का जो दिन है, इस दिन क्या किया गया था? कांग्रेस ने, अगर आप 1929 का अधिवेशन कांग्रेस का देखेंगे लाहौर में, तो वहाँ पर यह निर्णय लिया था कि आने वाले हर वर्ष में 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तरह से 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रही थी। उस दिवस को यादगार बनाए रखने के लिए इस दिन पर 26 जनवरी पर क्या किया? संविधान को लागू कर दिया गया, जिससे कि अब वह दिन अभी भी आज भी महत्वपूर्ण बना रहा और स्वतंत्रता के पहले भी महत्वपूर्ण बना रहा स्वतंत्रता दिवस के रूप में। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ तो वह क्या हुआ? अब संविधान लागू करने के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट प्रावधान है साथियों, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो वही चीज़ें अभी हमने आपको बता दिया पहले, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1929 में अधिवेशन हुआ, वहाँ पर अधिवेशन के दौरान ये निर्णय लिया गया कि आने वाले प्रत्येक वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो आने वाला वर्ष 1929 के बाद 30 था, तो 30 में पहली बार मनाया गया। आगे देखिएगा,
भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया साथियों। भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? तो यह 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो मित्रों, इनका जो निर्वाचन हुआ था वह मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से हुआ था, लेकिन इसके पहले भी इनका निर्वाचन हुआ था और वह जो था पूर्वी बंगाल से हुआ था, जो कि विभाजन के बाद वह बांग्लादेश यानी कि जो कि आज वर्तमान में है वह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जिससे कि यह वहाँ से अब खाली हो गए पूरी तरह से, वहाँ सीट से ये थे, तो इसलिए इनकी सदस्यता ख़त्म हो गई। अब इनको दोबारा लाने के लिए क्या किया गया, इन्हें पूना सीट से लड़ाया गया और पूना से यह विजयी हुए। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखिएगा कि यह कहाँ से आए थे। पहले तो पूर्वी बंगाल से आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह पूना सीट से आए। आगे देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, इनका जन्म जो हुआ 1891 में, मृत्यु जो हुआ 1956 में हुआ था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो यहाँ पर 1950 में, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया था, जब हम लोग संविधान को अपनाए थे। आगे देखिएगा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो यह भी 26 जनवरी 1950 को ही राजकीय चिन्ह को भी अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मौलाना आज़ाद जी ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। अच्छा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा क्यों था? इसके बारे में आप लोग कभी सोचे हैं? विचार अगर किए हो तो कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ तक मैं बताता हूँ आपको, ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा अपना अहम योगदान दिया, और ऐसे में पूरे देश का जो झुकाव था कांग्रेस की तरफ एक तरह से बहुत ज़्यादा था। तो उनका ये मानना था कि कांग्रेस एक दूसरे दृष्टि से बनी थी और दूसरे कार्य के लिए बनी थी, और इसका लोगों के हृदय में जो अस्तित्व है वो दूसरे रूप में है। इसका फ़ायदा कोई उठा करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करे, ऐसा ना हो, बल्कि लोग अपनी अपनी पार्टी बनाएं और अपने बल पर आए सत्ता में, ऐसा उनका मानना था। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, अब जिसको सत्ता में आना है वो नई पार्टी बना करके अपना चुनाव लड़े और आए चुनाव में सत्ता पर काबिज हो। आगे देखिएगा साथियों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ऐसा किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के हितों को और उनकी भावनाओं को कम महत्व दिया गया है। ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, एक जो कथन है किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। ये बहुत बार आया साथियों, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्या पता कि पेट में आ जाए या कोई आप टेट का पेपर देने जाए आ जाए। मित्रों, अब ये पॉइंट एक यूनिट हम लोग इसमें का समाप्त किए और संविधान के विकास का एक पार्ट हम लोगों ने ख़त्म किया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पर, और इस तरह से आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आगे भी टाइम दीजिए और अच्छे से इसको कवर करते चलिए। आगे देखिएगा साथियों, संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? यदि ये पूछा जाए तो आप कहिएगा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, ना कि कोई राजनीतिक दल या कोई नेता मंत्री। आगे देखिएगा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से लिया गया, यानी कि न्यायिक जो पुनरावलोकन होता है वो कहाँ से लिया गया था?
तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन यदि हम आपको बताएं साथियों, तो आप इसको ये समझिए कि कोर्ट कोई भी मुद्दे पर फैसला दे दिया हो, लेकिन उसको बाद में एहसास हो कि यह फैसला गलत हो गया, तो उसको पुनः दोबारा उसको जो है क्या करे, उस पर फैसला दे, तो वही पुनरावलोकन कहलाता है। अपने फैसले का पुनः अवलोकन कर रहा है, पुनः फैसला दे सकता है। आगे देखिएगा, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो यह कनाडा से संबंधित है। आगे देखिएगा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, यानी कि भारत में कोई भी कानून यदि बनाया जाता है संसद के द्वारा, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को परख सकता है कि यह संविधान के तहत है या संविधान से बाहर है। संविधान से बाहर यदि कोई कानून होगा तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि संविधान का वो एक रक्षक है और परिभाषक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। फिर यही आता है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? तो साथियों यह कनाडा से लिया गया है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रावधान है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जो होता है वह ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह रूस से लिया गया है। साथियों एक जानकारी और हम देना चाहेंगे यहाँ पर कि मौलिक कर्तव्य जो ये है, ये चीज़ें मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, यह बाद में जोड़ा गया। यह कब जोड़ा गया? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो वह अमेरिका से लिया गया। दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर देखेंगे, सबसे छोटा संविधान वह अमेरिका से लिया, वो अमेरिका का है। 7 अनुच्छेद उसमें हैं कुल। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पर साथियों। तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान का परिचय। एक परिचय आपको इसमें मिल जाएगा, पूरे संविधान के अंदर में क्या क्या कुछ है, तो इसको आप देखिएगा। मित्रों, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और उसी दिन राष्ट्रीय महत्व के 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अलावा यह बनने में साथियों कुल कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लिया था। और यह जो संविधान बन करके तैयार हुआ उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं, जिसमें बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गईं, तो कुल 12 अनुसूचियां हो गई, लेकिन पहले 8 अनुसूचियां ही थीं। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के कुल 22 भाग जो दिए गए हैं, उन 22 भागों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उस भाग में क्या प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को भी हम इसमें पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मित्रों, यहाँ पर जो भाग 1 में दिया गया है संविधान के, उसमें दिया गया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। क्या किया गया है? राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरा है नागरिकता। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
और 4 के का में ही दिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि अभी हमने आपको बताया कि यह बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। कब जोड़ा गया, फिर से हम आपसे कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आप जानते हैं तो। अपने जानकारी को मत छुपाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संघ सरकार इसके बाद है 5वें भाग में, राज्य सरकार इसमें है 6वें भाग में। संघ सरकार की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी हैं ये भाग 5 में। राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये है भाग 6 में। इसके बाद 7वां भाग है। इस 7वें भाग में राज्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और यह उपबंध जो था वह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा क्या कर दिया गया साथियों, समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब यह प्रावधान नहीं रहा। आगे देखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग 8 में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में दिया गया है पंचायतों का और भाग 9 का में दिया गया है नगर पालिकाओं का। साथियों यहाँ पे पंचायतों से आस है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें हैं उनसे लगाइएगा, जैसे प्रधानी वगैरह होता है। 9 का में नगर पालिका दिया गया है। नगर पालिका से आशय, नगर पालिका को आप समझिएगा, शहरों में रहते हैं आप लोग तो नगर पालिका जानते होंगे, वह भी क्या है, स्थानीय प्रशासन का एक पहला स्तर माना जाता है। आगे देखिएगा साथियों, 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। 11 भाग में दिया गया है संघ और राज्यों के बीच में संबंध। भाग 12 में दिया गया है वित्त और संपत्ति तथा संविदा और वाद के बारे में दिया गया है। यहाँ पे फुल स्टॉप जो है, बीच में स्पेस ना लगा करके, ये लग रहा है कि कुछ और ही शब्द समझ में आ रहा है, स्पेस में दिया गया होता तो ये सर न लगता। आगे देखिएगा भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम ऐसा किसमें है, यह है भाग 13 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह किसमें है, भाग 14 में। और अधिकरण जो दिया गया है वह है भाग 14 का में, किसमें, 14A में या 14 का में। निर्वाचन आयोग से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो दिया गया है किसमें है, भाग 15 में है। भाग 16 में जो दिया गया है साथियों, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रकीर्ण दिया गया है। और भाग 20 में साथियों संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। आगे देखिएगा, भाग 21 है। इस वाले भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है राज्यों के लिए, भाग 21 में। किसमें, भाग 21 में दिया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22वां भाग और संविधान का आखिरी भाग है, उसमें क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इन सब को क्या किया गया है, इन सब को 22वें भाग में दिया गया है। संक्षिप्तीकरण कहने का मतलब यह है कि कोई भी नाम इसमें संविधान में अगर उपयोग किया गया है तो उसको एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास उसमें संक्षिप्त नाम क्या क्या है उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वह है अनुसूची, और आगे भी आप लोग बने रहिए, इसको भी देख लीजिए। इसमें भी आपको बहुत अच्छे से अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, और अच्छे से याद करने के लिए हम आपको एक कहानी बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक को आप दिमाग में बैठाएं और पूरा का पूरा अनुसूची याद करें। मित्रों, यह ट्रिक ना समझिए, एक कहानी समझिए। और वो कहानी क्या है, वह कहानी यह है साथियों कि जैसे नेता मंत्री को आप एक कल्पना करिए कि ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आज़ादी ये पा गए। पाने के बाद ये लोग क्या सोचते हैं,
अब ये लोग पहला प्रावधान करते हैं कि भारत को एकजुट करिए, भारत के जो भी राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो भी हैं, उनको डिवाइड करिए प्रशासन चलाने के लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वह पहले क्या करते हैं, जब स्वतंत्रता मिलती है तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, ये वाले क्षेत्र में ये फला राज्य है, ये वाले क्षेत्र में यह फला राज्य है। इस तरह से पहला काम ये क्या करते हैं, भारत को एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करते हैं। और इसके बाद दूसरा क्या होता है, नेता मंत्री लोग जानते ही हैं आप लोग, पैसा पहले चाहिए इनको। एक छोटा सा काम क्या कर दिया इन लोगों ने, दूसरे स्तर पर तुरंत इनको वेतन और भत्ता मिलना चाहिए, तो ये अपने वेतन और भत्ता के लिए प्रावधान कर लिए। तो इस तरह से दूसरी अनुसूची साथियों वेतन और भत्ता से संबंधित है। यह साथियों जो भी हम कहानी बता रहे हैं बनावटी कहानी है, इसको किसी भी तरह से किसी चीज़ से मत जोड़िएगा, आपको याद करने में आसानी हो इसलिए ऐसा हम बता रहे हैं। दूसरा वेतन और भत्ता से हो गया। तीसरा, जब ये वेतन भत्ता ले लिए तो जनता ने भी कहा ये शपथ पहले ले लो, नहीं तो क्या पता वेतन ज़्यादा ले लो, भत्ता ज़्यादा ले लो, भ्रष्टाचार भी करने लग जाओ। तो शपथ लेना पड़ा इनको। जब इन्होंने शपथ ले लिया तो अब ये जहाँ पर के गए बैठने के लिए यानी कि संसद में, अब वहाँ पे इनका बवाल होने लगा कि यूपी वाला कह रहा हमारा इतना चाहिए, राजस्थान वाला कह रहा हमारा इतना सीट चाहिए। तो इस तरह से अब ये सीटों का समस्या हो जाएगी मान लीजिए। तो समस्या जब सीटों का हो जाएगा तो चौथे वाले में क्या होगा, शपथ लेने के बाद इनको सीटों का निर्धारण कर दिया गया। और कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि किस राज्य को कितना सीटें दी गई हैं उनका वर्णन राज्यसभा में जो है वह किस अनुसूची में है, चौथे अनुसूची में है। इसके बाद अब मान लीजिए इनकी सीटें भी निर्धारित हो गई। इसके बाद क्या होता है, नेता मंत्री जब भी गांव में जाते हैं तो पहले इनके जुबान पर यही होता है कि वंचितों गरीबों का हम अच्छे से अच्छे उद्धार करेंगे, उनके लिए अच्छा से अच्छा कानून लाएंगे। तो यह क्या करते हैं, पाँचवीं अनुसूची में ये पहुंचते हैं जब पाँचवें स्टेप पर, तो ये क्या करते हैं, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करते हैं, जो कि वह पहले शोषित होते थे। तो अब नए तरीके से क्या होगा, उनका प्रशासन चलाया जाएगा, नए तरीके से उनका प्रबंधन किया जाएगा। उसके लिए यह प्रावधान करते हैं, यह कानून बनाते हैं पाँचवीं भाग में, पाँचवीं अनुसूची में। आप यहाँ पर देखिएगा छठा अनुसूची आता है। छठे अनुसूची में साथियों यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में करते हैं। शेष प्रावधान इन्होंने पहले कर दिया था। इसके बाद कुछ विशेष प्रावधान कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, असम में। इन 4 राज्यों में यह कर रहे हैं किसके लिए प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह प्रावधान कर रहे हैं। साथियों ये राज्य चारों जो हैं वो आपको याद रहें, आपको ना भूलें। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसको याद रखिएगा। आप कभी भी जीवन में नहीं भूलें, इसकी हम पूरी तरह से व्यवस्था करते हैं। तो साथियों आपको जैसा कि पता होगा कि मान लीजिए कि यह क्या है, यह है बांग्लादेश का मैप। क्या है, बांग्लादेश का मैप है। और इस तरह से यह मान लीजिए कि इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप जो है और बांग्लादेश का जो मैप है, इस मैप को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के इस वाले भाग में, भारत के पूर्वोत्तर वाले भाग में, इस वाले भाग में जितने भी स्टेट हैं, उस स्टेट में से जो जो स्टेट बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहे हैं उनको आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ छठी वाले अनुसूची में जो दिया गया है वो राज्यों के नंबर आप जान जाएंगे कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर असम की सीमा यहाँ बांग्लादेश से लग रही है, ये असम आपको मिल गया, तो यहाँ पर असम आपका हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मेघालय है, तो यहाँ पर आपका मेघालय हो जाता है। मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा फिर से असम आ जाता है इतना दूरी पर, तो इसमें असम आप पहले ही लिख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा है, तो आप यहाँ पर त्रिपुरा भी लिख ले रहे हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं यह वाला जो सीमा लग रहा है मिजोरम है, तो यहाँ पर आप मिजोरम लिख ले रहे हैं। इस तरह से ये चारों राज्य जो हैं इनके बारे में जो प्रावधान किया गया पूर्वोत्तर के, ये कौन से हैं, ये 6 राज्य जो छठे अनुसूची में दिया गया है,
4 राज्यों का, तो वो चारों राज्य अब बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए साथियों, ईमानदारी से। चलिए आगे बताते हैं हम। आगे भी आपको अगर 6 अनुसूचियाँ याद हो गई तो आगे भी आपको पूरा याद हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ साथियों। 6 में इस तरह से इन्होंने किया, अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में अब ये लोग कानून तो बना दिए। अब ये कानून जब बनाने लगे यहाँ पर, तब यहाँ पे समस्या ये आने लगा कि भैया तुम कानून किस पे बनाओगे, राज्य किस पर कानून बनाएंगे। तो राज्य और केंद्र में अब मान लो लड़ाई होने लग गया। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, फिर लड़ाई का समाधान निकाला जाता है 7वीं अनुसूची में। और यहाँ पे कहा जाता है भैया ये केंद्र की सूची है, ये राज्य की सूची है और ये समवर्ती सूची है। केंद्र की जो सूची है इस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य की जो सूची है इस पर राज्य कानून बनाएंगे, और समवर्ती जो सूची है इस पर दोनों लोग कानून बनाएंगे। लेकिन अगर कानून में टकराहट आती है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इस तरह से यहाँ पर विषयों का भी बंटवारा कर दिए कि भैया इतने पे राज्य बनाएंगे कानून, इतने पे केंद्र बनाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जब ये कानून का बात आया, बनाने की बात आई, तो यहाँ पे समस्या आने लगी कि ये भाषा किस भाषा में बनाया जाए। तो 8वीं में भाषा को रख दिया गया साथियों कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। 22 भाषाएं टोटल दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। तो इस तरह से 8वीं अनुसूची भी आपको याद होती है, कौन सी, किस नाम से, 22 भाषाओं के नाम से। पहले 14 ही भाषाएं थीं, बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इस तरह से साथियों जो ये प्रावधान है, यह टोटल मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थीं। लेकिन बाद में मित्रों यहाँ पर क्या होता है कि और भी अनुसूचियों को जोड़ा जाता है, और अनुसूचियों में पहला जो अनुसूची जोड़ा जाता है, यानी कि 9वें नंबर पर जो आता है अनुसूची, वह होता है पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो जोड़ा गया वह राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को विधियों का उल्लेख किया गया। यानी कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण किन किन विधियों से करेगा, कैसे करेगा, उसका उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में। ठीक है साथियों। तो इस तरह से अब जब भाषा भी प्राप्त हो गया, कानून भी प्राप्त हो गया इन लोगों को, तब अब यह क्या करते हैं, यह विकास के बारे में सोचते हैं। और विकास के लिए कहीं न कहीं ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो अधिग्रहण करने के लिए कोई न कोई कानून होना चाहिए, जिस कानून से इसका अधिग्रहण किया जाए। तो उसके लिए कानून का यहाँ पे प्रावधान किया गया पहली अनुसूची के द्वारा, यानी कि जोड़ा गया। यहाँ पर जो पहला अनुसूची वो 9वें अनुसूची के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ पर आगे देखिएगा साथियों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो कि 10वां अनुसूची था, और यह दल बदल संबंधित प्रावधान से है। 10वां मतलब दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल, ऐसे याद रखिएगा। 10 मतलब दल बदल, दल बदल। 10 को दल बदल से जब याद रखेंगे आप तो नहीं भूलेगा। यानी कि साथियों जब यहाँ पर ये संपत्ति का अधिग्रहण करने वाला काम होने लगा, तो कुछ नेता को लगा कि अब ये हमारी भी ज़मीन जाएगी या हमारा नुकसान हो जाएगा, तो एक दल से दूसरे दल में जाने लग गए मलाई खाने के लिए। ऐसे में क्या हुआ कि अभी दल जब बदलने लगे, तो दल ना बदले उसके लिए भी कानून लाया गया था। ये कब लाया गया था, ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि दल बदल संबंधी कानून 10वीं अनुसूची में है, और उसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि 10 को दल से और बदल से याद रखिएगा। ठीक है साथियों, 11वीं अनुसूची जो है और 12वीं अनुसूची जो है, ये दोनों की दोनों अनुसूचियाँ 1992 में जोड़ी गई थी। लेकिन संविधान संशोधन जो किया गया था साथियों, वह 2 संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। जैसे 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वह 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया साथियों, वह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह जो है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि जो शहरों में स्थानीय प्रशासन होते हैं उनसे संबंधित है। तो आगे चलते हैं साथियों,
यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी आप देखिएगा साथियों कि आर्थिक नियोजन का विषय किस सूची से संबंधित है। तो यह साथियों समवर्ती सूची से है, यानी कि राज्य भी आर्थिक नियोजन कर सकते हैं, केंद्र भी आर्थिक नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि जो है प्रावधान वो किस अनुसूची से संबंधित हैं। तो ये सभी की सभी समवर्ती सूची से संबंधित है। क्या क्या साथियों, एक बार फिर से देखिएगा। जनसंख्या में नियंत्रण, परिवार में नियोजन और विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी प्रावधान समवर्ती सूची पर हैं, यानी कि इस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रावधान है शिक्षा किस सूची से संबंधित है। तो शिक्षा भी समवर्ती सूची से है। आप देखते होंगे राज्य विश्वविद्यालय भी होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं। राज्य स्तर पर भी आयोग होता है शिक्षा का और केंद्रीय स्तर पर भी आयोग होता है, सीबीएसई भी होता है, यूपी बोर्ड भी होता है। आगे देखिएगा, संघीय सूची के मुख्य जो विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं उनको देखिएगा। तो संघीय सूची के विषय जो हैं वो बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जनगणना हो गया, रक्षा, विदेश मामले या रेलवे या संचार जैसे व्यवस्थाएं जो हैं यह किससे हैं। यह सभी के सभी जो व्यवस्थाएं हैं यह संघ सूची से संबंधित हैं। किस सूची से? संघ सूची से हैं, यानी कि इस पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा। आइए आगे देखते हैं राज्य सूची से संबंधित। राज्य सूची में जो दिया गया है वह पंचायती राज व्यवस्था दिया गया साथियों। रेलवे को भी दिया गया है, सॉरी रेलवे पुलिस है, यहाँ पे रेलवे नहीं, रेलवे पुलिस है और भूमि सुधार है। भूमि सुधार जो है यह किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। रेलवे जो है साथियों यह केंद्र से संबंधित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रावधान। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है मित्रों, हमें बहुत खुशी है कि अभी तक आप बने हुए हैं वीडियो में, इसके आगे भी आप बने रहें। जो भी आपको मिलेगा इसी में ही सारा कुछ आपका निचोड़ मिल जाएगा संविधान का, कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये जब अनुच्छेद आता है तो जब बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि 395 के 395 अनुच्छेद पूरे याद करने होंगे, हम लोगों को लग रहा है अनुच्छेद भी पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। कुछ विशेष अनुच्छेद हैं, उन्हीं को यह बार बार रिपीट करता है, बार बार आयोग पूछता है। तो उनमें से कौन कौन से अनुच्छेद हैं आइए हम लोग उसको देखते हैं साथियों। पहला यहाँ पर जो दिया गया है अनुच्छेद वह है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है 243। कौन सा? 243 के अनुच्छेद के तहत जो है संविधान को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है? तो वित्त विधेयक से संबंधित जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 117 में है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 में। मित्रों यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं से तात्पर्य यह है कि ऐसी सेवा, ऐसी सर्विस जो पूरे भारत के स्तर पर स्थापित की जाए। जैसे IAS का जो पद होता है पूरे भारत लेवल में, वो जो देखेंगे आप तो IAS का पद मिलता है, हर जिले में हर प्रदेश में मिलेगा यह। आगे देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 में किया गया है। आगे देखिएगा साथियों, आगे है नेक्स्ट प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद जो है वह 39 है। 39 का ए में यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि विधिक सहायता लेने में असमर्थ है, आर्थिक रूप से या किसी तरह से वह असमर्थ है, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा कौन? सरकार। आगे देखिएगा, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
तो समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड, ये सा प्रावधान ये यहाँ पर आपको अनुच्छेद 44 में दिया गया है। नेक्स्ट है, संघीय न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर 124 है, 124 में संघीय न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। आगे है, विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधायी शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 243 में दिया गया है। किसमें? 243 में दिया गया है विधायी शक्तियों का वितरण। आगे देखते हैं हम लोग साथियों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है साथियों, अब आपको बताना है स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 22 जो है यह गिरफ्तारी से और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति किस विधेयक को किसी अनुच्छेद के तहत अनुमति देता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत किसी विधेयक को अनुमति देता है, उस पर साइन करता है अपना। इस तरह से आगे देखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 74 में दिया गया है। आगे देखिएगा, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है साथियों, वह अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। आगे देखिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 के तहत होती है। केंद्र में यही 74 के तहत होती है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो आपको नहीं भूलेगा। आगे देखिएगा, प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान अनुच्छेद 323 ए में दिया गया है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 324 में दिया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया साथियों। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्तीय आपात अगर लगाया गया है तो अनुच्छेद 360 लगेगा, और राष्ट्रीय आपात लगाया गया है अगर तो साथियों 352 लगेगा, और राष्ट्रपति शासन यदि है तो 356 लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। आगे देखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसे कहते हैं आप, वह जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है कैग के लिए प्रावधान? तो वह है 148 में। नेक्स्ट प्रावधान है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो किया गया साथियों वह अनुच्छेद 315 में किया गया है। 315 में साथियों लोक सेवा आयोग यानी कि जो कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, उसके बारे में यहाँ पर किया गया है चर्चा। तो वह किसका है? वह 315 वाले अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिएगा,
उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह है 215 में। मित्रों, यहाँ पर अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य हम आपको बताएं यदि, तो आप उसको सीधा सीधा यह समझिएगा कि उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो, इसके द्वारा कोई भी जो निर्णय दिया गया वह निर्णय जो होगा वह एक अभिलेख का कार्य करेगा, एक बुक का काम करेगा, ऐसे बुक का जो कि स्वतः ही न्याय सुना रहा होगा। मान लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुद्दे पर एक राय दिया और उसने कहा कि ऐसा अब होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर उसने कहा कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी बराबर अधिकार होगा। किसी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया। अब साथियों, जो वह फैसला किसी एक केस में मात्र दिया, अब वह फैसला पूरे देश में लागू होगा एक अभिलेख के तौर पर। अब वह एक कानून के तौर पे हो जाएगा कि ऐसा अधिकार हर किसी को होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आगे आप देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, विशेष रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वह किस अनुच्छेद में दी गई है? तो मित्रों, अगर उच्च न्यायालय कोई विशेष रिट जारी करता है, या आप देखेंगे यहाँ पर 226 है, लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसके लिए साथियों अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपके अधिकार की रक्षा करेगा। यहाँ पर आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 76 में किया गया साथियों। किस में किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। आगे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का जो वर्णन किया गया है साथियों, वह किया गया है अनुच्छेद 131 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 131 में किया गया है। तो इस तरह से मित्रों, यह आज का जो पहला यूनिट था समाप्त होता है। और पुनः हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के अलावा यदि आप हमारे चैनल में आप टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि टेलीग्राम पर हम जो यहाँ पर पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, यह पीडीएफ टेलीग्राम पे डालते हैं। इस पीडीएफ को आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, हम अब इसी वीडियो पर एंड करते हैं, इसी पॉइंट पर, और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को जारी रखिए। इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।